एक 80,000 वाला बच्चा जब 8-9 हज़ार पे पहुंचता है, इतना जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। मतलब आपको एक तरह से 80,000 में कोई कॉलेज में मतलब अगर वो मिलता है तो कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई बहुत ही नीचे की ब्रांच आती है। अभी आप एक अच्छे कॉलेज में आईआईटी में जाने लायक हो गया आप। आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ कि मैं छोटे शहर से था तो थोड़ा सा मेरे को मतलब गाइडेंस के बारे में कमी रही, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि और कहीं ना कहीं यहाँ मैं बीच में से इस बच्चे से माइक लेके एक बार बीच में बोलना चाहता हूँ बेटा कि जो बच्चा 80,000 रैंक पे था, 80,000 रैंक वाला बच्चा आईटी के सपने देखना उस टाइम स्टार्ट किए और सीक्यू बिजनेस की लाइफ चेंज करती बेटा। 80,000 वाला बच्चा आज आईआईटी इंदौर के अंदर सिविल ब्रांच में जाने वाला है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपका बहुत अच्छा रैंक है इसके अंदर। आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मेरे को बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, आपकी मेंस और एडवांस के अंदर क्या क्या रैंक है। मेरा नाम हर्ष है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा मेंस में रैंक 84,000 के पास था, पर एडवांस में मेरा रैंक 9814 रैंक आया। फिर आप कंपटीशन के अपने खूब सारे बैचेस चलते हैं, आप कंपटीशन के कौन से बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बेटा। सर मैं कंपटीशन के ICQ बैच से था। अच्छा, जो कंपटीशन क्रेश कोर्स है, कंपटीशन क्रेश कोर्स में आपकी 84,000 से किस रैंक पे पहुंचे। 98। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बहुत बधाई यार। मतलब एक जो जंप मारा है आपने ना, ये एक तरह से ऐसे मान के चलो जो बंदा अपनी लाइफ में 10 साल मेहनत करके जिस पोजीशन पे पहुंचता ना, आपने एक अपनी 2 महीने की प्रिपरेशन में उतना काम कर लिया। सी क्यूब के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा कि सी क्यूब से आपको जो डेली बेसिस पे लेक्चर मिलते थे उसको किस टाइप से आपने देखना स्टार्ट किया था। सर C-Cube में काफ़ी बढ़िया लेक्चर थे, छोटे लेक्चर के हिसाब से थ्योरी जल्दी कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद DPP मिलती थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के। तो प्रैक्टिस पे ही मेन फोकस था एडवांस के लिए, और जल्दी जल्दी लेक्चर्स हो जाते थे क्योंकि एक दो लेक्चर होते थे शॉर्ट में। थ्योरी काफ़ी बढ़िया थ्योरी, टाइम वेस्ट वगैरह कोई। तीनों सब्जेक्ट में आपको सेम देखने को मिला था कि बढ़िया से मतलब कम टाइम के अंदर मतलब एक तरह से मान के चलो क्रेश कोर्स है 2-3 महीने के अंदर अपन को पूरा का पूरा सिलेबस अपना ढंग से कंप्लीट हो गया था, और साथ साथ जो DPP मिलती थी उससे प्रैक्टिस आपको टाइम टू टाइम होती, मतलब जितने लेक्चर उतनी नंबर ऑफ DPP थी आपके पास। यस सर। क्रैश कोर्स की सर यही बहुत अच्छी बात है कि शुरू से 2 साल का क्या हुआ, जो पूरा आखिरी के 2-3 महीने में वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, वो जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कराया जाता है क्रैश कोर्स में। यार मेनली जब अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें मॉक टेस्ट बहुत मायने रखता है, मतलब मॉक टेस्ट देना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। सी क्यूब के मॉक टेस्ट से आपको किस टाइप की हेल्प मिली, टाइम टू टाइम आपने सारे मॉक टेस्ट दिए थे या फिर कोई स्किप भी किया था। यस सर, मैंने सारे टेस्ट दिए थे, और प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के पेपर थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। उनको मैं टेस्ट की तरीके से देता था, अच्छा, तो उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई सर। ये क्या रहता है ना कि जो स्टडी मटेरियल रहता है अपना, स्टडी मटेरियल यार बहुत कारगर चीज़ होती है। तो आप जो स्टडी मटेरियल का मतलब कौन सी क्वेश्चंस बच्चे को उस क्रूशियल टाइम में करने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, वो मेन रहता है। तो हर शहर आपने जो हम लोग आपको एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस की एक DPP देते थे, मतलब 25 क्वेश्चंस की DPP थी, और जितने चैप्टर उतने नंबर ऑफ DPP थी। वो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे थे, उनका लेवल कैसा था, वो आपको कितनी हेल्प किए थे। यस सर, ये काफ़ी ज़रूरी है सर कि एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से करे, लास्ट टाइम में कितने क्वेश्चन के। वो जो कंपटीशन ने काफ़ी प्रिसाइज और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट रखे, उनसे काफ़ी हेल्प होती है कि कहीं और नहीं भटकना पड़ता बच्चे को, सिर्फ वो करने पे ध्यान। नहीं बढ़िया बात। दूसरा क्या रहता है ना, हर कोचिंग के अंदर थोड़ा सा डाउट का इश्यू रहता ही है। अपने यहाँ पे डाउट्स में आपको किस टाइप की बड़ा हेल्प मिली, मतलब डाउट्स के लिए हम लोगों ने वैसे तो टेलीग्राम पे डाउट्स थी, फिर डेली का लाइव क्लास पे जो जूम सेशन था, और उसके अलावा फिर आपके व्हाट्सएप पे भी ग्रुप थे। तो आपको यहाँ पे डाउट्स का सपोर्ट किस टाइप से मिला बेटा। सर डाउट सपोर्ट काफ़ी बढ़िया था, और डेली लगभग क्लासेस हो जाती थी जूम पे कि जो डाउट थे वो सॉल्व किए जाते थे डेली बेसिस पे। अच्छा। तो डाउट क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया थी। अब मेरे कुछ इन जनरल ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि 12th के साथ आपने सेलेक्ट हुए हैं, तो 12th के साथ क्या होता है ना यार, बोर्ड की तैयारी भी रहती है ना। और बहुत बच्चों को लास्ट के टाइम आके लगता है कि यार मैंने तो बोर्ड के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं है, कम टाइम बचा है, मेरे को जेई के लिए भी टाइम निकालना है, बोर्ड के लिए भी साथ साथ देना है। आपने इन दोनों को कैसे बैलेंस किया, मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन भी और साथ साथ जेई की प्रिपरेशन को भी आपने हैम्पर नहीं होने दिया, दोनों को कैसे बैलेंस किया। सर बोर्ड की प्रिपरेशन तो सर मैंने बस एक वीक पहले शुरू करी थी। अच्छा। और बस छुट्टियाँ भी बस
उस टाइम पे तो मैंने काफ़ी थ्योरी बुक्स जल्दी से करके, और बोर्ड्स में तो मतलब मेन यही था कि 80% इतने आसपास अच्छा अच्छा, जो 75 का क्राइटेरिया पूरा करके करना। उसको कंप्लीट। यस सर, काफ़ी बस वही क्राइटेरिया पूरे करने की कोशिश है सर। यार एक ना ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन में थोड़ा सा बस यही रहता है ना कि आपको एक डेली का रूटीन रहता है, सुबह उठे, डेली की वही 3 क्लासेस है, फिर आपको उसका होमवर्क करना है, फिर आपका जो क्वेश्चंस जो डाउट आती है वो पूछनी पड़ती है, और ये सारा का सारा ना खुद ही करना पड़ता है। ऑफलाइन में तो क्या होता है, अपन क्लास आते हैं, बच्चे फैकल्टी लोग बोलते हैं ये होमवर्क करना, थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है। ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ता है खुद को, उसको आप कितना हद तक सही मानते हो, मतलब कितना आप कर पाए उस चीज़ को सही ढंग से? सर ऑनलाइन में डिसिप्लिन ही सारा डिसिप्लिन का खेल खेल सारा। है, सारा खेल डिसिप्लिन का ही सर। जिसने डिसिप्लिन रख लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सर। सही बात, हाँ। और वैसे मेन से थोड़ा धक्का लगा था, तो वो मोटिवेशन तो थी कि आईआईटी में जाना है। यार एक है ना, मैं ऐसी इन जनरल पूछ रहा हूँ बात आपसे, जैसे ये जो उम्र रहती है बच्चे की, इस उम्र में जैसे फ्रेंड सर्कल भी रहता है अपना, लड़कियों से भी बातचीत होती है, आपकी भी हुई होगी, फीलिंग्स आती है सबके माइंड में, तो आपने इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल किया और अपनी पढ़ाई पे फुली फोकस रहे? सर फ्रेंड सर्कल तो मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत छोटा, अरे बहुत छोटा। इस टाइम ये थोड़ा सेल्फिश होना ही पड़ता है। सिर्फ 2-3 बढ़िया बच्चे मेरे दोस्त थे उस टाइम पर लास्ट में, और मैं किसी से बात नहीं करता था। मैंने सब फ्रेंड सर्कल छोड़ रखा था। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे थे या नहीं? सर मैंने पहली 10th के आने के बाद ही सोशल मीडिया से हट गया था मैं सर। अच्छा, हाँ। मतलब सोशल मीडिया उसी टाइम से? यस सर। ठीक है। यार मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या रहते हैं ना, 11th में इतना सीरियस नहीं होते हैं, है ना। वो मतलब एक तो 10th से 11th आते हैं, थोड़ा सा सिलेबस वाइज भी देखें चीज़ें, मतलब कंसेप्ट वाइज भी देखें, थोड़ा सा अपर साइड रहता है और इतना सीरियस नहीं होते बच्चे। तो 11th में सीरियसनेस नहीं होने की वजह से वो थोड़ा सा उनको दिक्कत आता है। आप 11th क्लास में कैसे थे, मतलब आप भी नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह थे, या फिर 11th में भी मतलब एकदम फोड़ू थे कि सब चीज़ें टाइम टू टाइम थी? नहीं सर, मैं भी 11th में बाकी बच्चों की तरह ही था सर। अच्छा। कि समझ में अच्छे से मतलब ठीक ठाक आता था, सवाल बनाने में दिक्कत होती थी, और कभी कभी बैकलॉग भी होता था। तो सर वो तो 11th तो ऐसे ही। आपके तीनों सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग थे, या फिर कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे, एक सब्जेक्ट वीक था, या फिर कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाकी 2 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज थे? किस कैटेगरी में थे आप? सर मेरा फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था शुरू से ही। ए भी सर? यस सर। सही। और केमिस्ट्री भी मेरा सही था, लेकिन लास्ट में जाके मैंने पेपर में सिली मिस्टेक वगैरह कर दी, और मैथ तो मुझे कम पसंद था शुरू से ही। आप यूट्यूब फॉलो किए थे क्या? यस सर, मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी मदद की थी। मैंने 11th क्लास में यूट्यूब ABJ सर के लेक्चर काफ़ी दिखे थे। यूट्यूब आप अपना जो चैनल है यूट्यूब, अभी तो क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया लगा। पहले क्या था ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि स्टूडेंट को पता होने के बाद भी ना वो अदर स्टूडेंट को बताते नहीं थे कि यार कि कंपटीशन बढ़ेगा, एक अच्छा मटेरियल बाकी स्टूडेंट को अवेलेबल हो जाएगा। आपको कब आइडिया लगा इस यूट्यूब चैनल के बारे में, और किसके थ्रू आइडिया लगा, फिर किस टाइप से आपने इसकी हेल्प मिली? सर मुझे भी मेरे दोस्त की वजह से पता लगा था, और कंपटीशन चैनल तो सच में सीरियस बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया चैनल, बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे, अगर किसी को एडवांस की सीरियस प्रिपरेशन करनी हो तो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पूरे साल एक मतलब हवाबाजी मान लो, उसको कैसे भी मान लो, कि टफ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मतलब वो पूरे साल टफ क्वेश्चंस की तरफ भागते रहते हैं, और जब अपन लास्ट में रिजल्ट देखते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब मैं हर साल देखता रहता हूँ, ये चीज़ नहीं हो पाता है। तो आप मतलब इसको कितना सही मानते हो कि पूरे साल टफ क्वेश्चंस की तरफ भागना, या फिर पहले कंसेप्ट अपने क्लियर करो, फिर एक्सरसाइज 1 लगाओ, फिर एक्सरसाइज 2 लगाओ, फिर एक्सरसाइज 3? आप इसको किस टाइप से फॉलो किए थे? सर सिलेबस तो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर, बिना कॉन्सेप्ट के तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और सिलेबस के अंदर भी रहना वो भी काफ़ी ज़रूरी है, कि मतलब सिलेबस के बाहर जाके क्वेश्चन करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो सिलेबस के अंदर रहते रहते बढ़िया क्वेश्चंस, और सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है सर। एक मैं आपसे जेन्युइन पूछ रहा हूँ सवाल, मतलब सही से आंसर देना, कि जैसे मतलब मैं इसलिए ये बोला बात की जेन्युइन के लिए, कि बहुत सारे बच्चे ना सेलेक्ट होने के बाद में तो बोल देते हैं यार मैं तो 2 घंटे पढ़ता था, मेरा तो दिमाग की फोड़ू था मैं इसलिए सेलेक्ट हो गया। तो आप ऑन एन एवरेज, क्योंकि रोबोट तो है नहीं, क्योंकि डेली का एक फिक्स रहता है, ऊपर नीचे रहता ही है यार, है ना, तो ऑन एन एवरेज आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? लेक्चर्स के अलावा बताना, जो मतलब लेक्चर्स देखने का टाइम है ना वो तो है ही, वो तो हर बच्चे को देना, उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है ना, वो कितना देते थे आप? तो मैं मेंस तक तो ज़्यादा टाइम नहीं देता था, सेल्फ स्टडी मेरे कम ही रहता था, 5-6 घंटे रहता था। लेकिन फिर जब सेकंड मेंस हुआ और उसके बाद एडवांस के बीच में जो 2 महीने का गैप था ना सर,
उसमें सब चेंज हो गया सर। उसमें सेल्फ स्टडी काफ़ी करने लगा। फिर मैं लेक्चर देखती लैपटॉप बंद और उसके बाद प्रैक्टिस पे ही सब। यार एक है ना, मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सी क्यूब ने आपकी लाइफ चेंज कर दी, आप इसको मानते हो? क्योंकि एक 80,000 वाला बच्चा जब 8-9 हज़ार पे पहुँचता है, इतना जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बड़ा। मतलब आपको एक तरह से 80,000 में कोई कॉलेज में मतलब अगर कोई मिलता है तो कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई बहुत ही नीचे की ब्रांच आती है, अभी आप एक अच्छे कॉलेज में आईआईटी में जाने लायक हो गए आप। तो सी क्यूब के बारे में आपको कहाँ से आइडिया लगा? मतलब कोई फ्रेंड्स के थ्रू आइडिया लगा या फिर कैसे आपको आइडिया लगा कि मेरे को सी क्यूब में जाना चाहिए, वहाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है? सर सच में सी क्यूब ने ही लाइफ चेंज करी है मेरी। और मुझे यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी सर के जो यूट्यूब चैनल है कंपटीशन का, उससे पता लगा था। सर ने एक वीडियो बनाई थी कि हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं, और उससे मुझे पता चला था। और फिर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। जैसे अभी मतलब बच्चे जेई की जो तैयारी करें 24 वाले जो बच्चे, थोड़े दिनों बाद में अपना ये सी क्यूब अगेन क्रेश कोर्स आने वाला है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या गाइडेंस देने वाले हो जो सी क्यूब ज्वाइन करने वाले हैं? किस टाइप से उनके लिए हेल्प करने वाला है? सर मेरी तो यही राय है कि सी क्यूब मस्ट बैच है बच्चे के लिए लास्ट में जाके क्रैश कोर्स के लिए। क्योंकि जो 2 साल का वही निचोड़ जो 2-3 महीने में होता है, वही प्रिपरेशन की बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है एकदम। तो सी क्यूब तो सर मस्ट है, बिल्कुल करना चाहिए और सीरियसली करना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि हाँ ले लिया, कई मतलब 2 बैच ले लिए, 3 बैच ले लिए, उसका सर कोई फ़ायदा नहीं। एक बैच लो और उसी में पूरा जान लगा दो। बढ़िया बढ़िया, बहुत पॉइंट बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। एक ना बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं बच्चों की तरफ से ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे सी क्यूब में अपने मान के चलो हर लेक्चर के कितने, मतलब हर चैप्टर कितने नंबर ऑफ लेक्चर हो सकते हैं? 2 होंगे, 3 होंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 लेक्चर में आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करा पाओगे, आप कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा पाओगे, कैसे थ्योरी को करा पाओगे? आपने लेक्चर देखे हैं, है ना, आपको अच्छे से आइडिया है कि किस ढंग से थ्योरी करवाई है और किस ढंग से एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में एक बार बता दीजिए बेटा। थ्योरी पूरी कंप्लीट थ्योरी है उसके अंदर, बिल्कुल कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। जो मेन से रिलेटेड सब जो कॉन्सेप्ट्स है, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स कराए गए उसमें। और बढ़िया बात ये है कि 2-3 लेक्चर में ही कराया गया एक चैप्टर। और DPPs भी नंबर ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो बढ़िया चुने गए हैं, और जो बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब मस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो कराए गए हैं। यार हर्ष, एक पॉइंट ये कि कई बार क्या होता है ना, अपन जब तैयारी करते हैं बीच में ऐसा टाइम पीरियड आता ही है कि अपने जो लोग, जैसे मान के चलो आपका कोई टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे को, ठीक है, और आपको लगा कि यार मेरा तो ये सिलेबस ही कंप्लीट है, क्यों ना मैं इस टेस्ट को एक बार के लिए स्किप कर दूँ। ये हर बच्चे के साथ होता है, मतलब बीच में एक फेज़ आता ही है। तो आपने कोई मॉक टेस्ट जो सी क्यूब का था उसको स्किप किया था, या फिर आपने सारे मॉक टेस्ट तो बढ़िया से दिया था, या और प्रॉपर एनालिसिस भी किया था? मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और मेरे हिसाब से तो अगर मिस तो करना ही नहीं चाहिए। अगर 50-60% सिलेबस भी किया तो भी एटलीस्ट ट्राई तो करना ही करना चाहिए कि टेस्ट को करने की। और बाद में एनालाइज तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर। अगर एनालाइज नहीं किया तो टेस्ट का आधा फ़ायदा तो उधर ही। नहीं यार, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली बेटा। ये मैं इस लाइन पे थोड़ा सा और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जितना वो एक होता है ना कि इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना, उससे मैं बोलता हूँ डबल इंपॉर्टेंट रहता है कि उस मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना। एनालिसिस के अंदर अपन जैसे जहाँ जहाँ पे अपनी नेगेटिव या उस नेगेटिव पॉइंट को लिखना कि कहाँ पे मैंने नेगेटिव किया है, उस सब्जेक्ट के फिर फैकल्टी से वो बात करना, कहाँ कहाँ के आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, वो अनअटेम्प्ट क्यों है, कंसेप्ट नहीं आता, टाइम नहीं बचा, या फिर XYZ जो भी आपका रीजन है उसको नोट डाउन करके करना। आप एनालिसिस को किस ढंग से करते थे, और जो आपके जो अभी जूनियर है उनको किस टाइप से आप गाइडेंस देना चाहोगे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर मेरे हिसाब से तो टेस्ट एनालिसिस की एक अलग से नोटबुक बना लेनी चाहिए। सही बोले। उसके अंदर पता होना चाहिए, अगर अनअप टाइम की वजह से बचा है तो वो थोड़ा अलग है कि हाँ जल्दी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, टाइम लिमिट जैसे टाइमर लगा के फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, तो उससे स्पीड फास्ट होगी। पर अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे वापस जाओ और पूरा कॉन्सेप्ट वापस से समझ के और फिर वो क्वेश्चन करने की ट्राई करो। और नहीं होता फिर तो सर तो डाउट बता ही देते। फिर उसमें से एक सेल्फ एनालिसिस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। अपना जो डाउट्स मेरे को याद है, अपना जो टेलीग्राम पे डाउट स्पॉट है CQ बेसिकली स्पेशली बात करूँगा, जब भी अपन डाउट डालते हैं आपको किस टाइप से उसका रिस्पॉन्स मिलता था उस पर, और कितनी हेल्प मिली आपको अपने डाउट्स को क्लियर करके? ये सर टेलीग्राम से काफ़ी पूरी हेल्प मिली। बाकी टेलीग्राम से
डिस्ट्रैक्शंस भी है, तो वो सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ यही ग्रुप ज्वाइन करो, और ये मेरी एडवाइस तो है ही जूनियर्स के लिए। चलो जूनियर्स के लिए मैं कुछ आपसे और एडवाइस जानना चाहूँगा बड़ा, कि आपको मतलब हर बच्चे को लगता है जब सेलेक्ट हो जाता है ना, उसको लगता है कि यार मैंने पूरे साल ये मिस्टेक्स की और ये मैंने कुछ पॉइंट्स अच्छे भी किए तब जाके मेरी बढ़िया रैंक आई, और ये मैं ये जो मिस्टेक आपके माइंड में भी आ रही है वो मिस्टेक अगर आप नहीं करते तो और भी अच्छी रैंक ला सकते थे। जो डूज एंड डोंट्स अपन बोलते हैं ना, वो उस पर अपन बात चल रही है। तो ऐसे पहले तो वो मिस्टेक्स बता दो जो आपको लगता है कि मैंने मिस्टेक्स की, अगर कोई एस्पिरेंट्स आगे नहीं करेगा तो वो उससे भी अच्छी रैंक लेके आ सकता है। फिर वो वाले पॉइंट्स जो आपने अपनी मतलब ये प्रिपरेशन के अंदर किए उससे आपकी और बेटर रैंक आ पाई। तो पहले जो मिस्टेक्स थी ना उस पर बात करते हैं अपन। सर मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ नहीं करता था शुरू में, जैसे चैप्टर हो गया तो फिर सीधा टेस्ट से पहले या फिर कभी कभी वो भी रह जाता तो रिवाइज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये समझता हूँ अगर मैंने रिवाइज़ अच्छे से किया होता टाइम टू टाइम साथ के साथ, तो फिर लास्ट में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जो मैंने फिर लास्ट में 2 महीने में करी ना। तो वो मेहनत, पहले वाली मेहनत फिर अब करनी पड़ी मुझे। तो रिवाइज़ तो मैं यही एडवाइस है कि जैसे 7 डेज़ 15 डेज़ ऐसे रिवाइज़ का तो शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए। चैप्टर रिवाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उनको किस टाइप से हैंडल किया था? जैसे अपने इनऑर्गेनिक में हो गए, उनको आपने लास्ट में जाके उनका मतलब थ्योरी को एक बार पढ़ा था या फिर बीच में आपने एक बार के लिए अच्छे से रिवाइज कर लिया था? सर इनऑर्गेनिक का तो सिंपल है सर, एनसीईआरटी फॉलो करो ब्लाइंड और शॉर्ट्स नोट बनाओ सही। और बस याद करते रहो उसमें। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस तक के लिए भी काफ़ी इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। आप जब सी क्यूब से जब बेसिस से प्रिपरेशन स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में किस टाइप के जो मॉक टेस्ट लेते थे अपन स्टार्टिंग में, उसमें किस टाइप की आपकी परसेंटाइल आती थी और फिर उसको आपने एनालिसिस करके कैसे इम्प्रूव किया? सर शुरू में तो कम चैप्टर्स का टेस्ट होता था तो मार्क्स अच्छे रहते थे। फिर जैसे जैसे सिलेबस पूरा होने लगा तो मार्क्स धीरे धीरे वही स्टक हो गया, फिर कभी कम हो गए, स्टक हो गए, कम हो गए। तो वो फेज़ भी था प्रिपरेशन में। लास्ट टाइम तक मतलब खुद में विश्वास रखो, लास्ट टाइम तक एकदम प्रिपरेशन करो एडवांस से, बिल्कुल पहले एक दिन पहले तक भी। यार कई बार क्या होता है ना, अपने का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वहाँ से भी अपनी हेल्प मिलती है। तो आपको ये जेईई की प्रिपरेशन कब से करनी है? मतलब आपको आपने प्री फाउंडेशन किया था या फिर 11-12 से स्टार्ट किया था या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि आपको पहले से आइडिया था कि मेरे को आगे चल के 11-12 में फाउंडेशन करके मेरे को जेईई की तैयारी करनी है? कौन सी क्लास में आपको आइडिया लगा था? सर मैं भी नॉर्मल बच्चों के साथ 11th के साथ मैंने भी तैयारी शुरू करी थी। उससे पहले मुझे ज़्यादा कोई आइडिया था नहीं जेईई के बारे में। बस हाँ, मेरे बड़े भैया ने भी जेईई दिया था तो उसकी वजह से मुझे पता था कि जेईई क्या होता है, पर मैंने प्रिपरेशन वही 11th के साथ सबके साथ शुरू करी थी। यार एक है ना, मोस्टली बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि जो सिटीज़ टायर 1 टायर 2 टायर 3 जो सिटी रहती है ना, आप सरसा से इसार या सरसा इसार से आप बिलोंग करते हो, तो कुछ बच्चे जैसे मेट्रो सिटी से आते हैं उनको कुछ थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा आइडिया रहता है कि जेईई की प्रिपरेशन कब करनी, क्योंकि स्कूल का भी थोड़ा इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है। आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हुआ कि मैं छोटे शहर से था तो थोड़ा सा मेरे को मतलब गाइडेंस के बारे में कमी रही, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कहीं से भी हो, आपको अगर जुनून है तैयारी करने का तो आप कर सकते हो? नहीं सर, आज के टाइम में तो यूट्यूब चैनल्स इतने हैं और कंपटीशन का जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप सिर्फ टायर 3 सिटी से है और सिर्फ यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं तो आराम से आप एडवांस निकाल सकते हो। तो गाइडेंस तो हाँ, उन टायर 1 सिटी बच्चों के लिए एक थोड़ा रहता बेनिफिट तो रहता ही है, पर लेकिन बीट कर सकते हैं हार्ड वर्क से उनको भी कोई। फैमिली में जो बाकी मेंबर्स है वो मतलब आपकी अपनी जेईई की मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन से या फिर अलग कोई बिजनेस टाइप से? मेरे फादर सर अभी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है और मदर टीचर है, तो फैमिली बैकग्राउंड तो पूरा टीचिंग और एजुकेशन लाइन का ही है, तो इससे काफ़ी हेल्प रहती है वैसे। और पापा पहले मैथ्स के टीचर थे तो 10th तक उनने काफ़ी मैथ्स में बहुत हेल्प करी और बाद में भी, तो उसकी वजह से भी एक बैकग्राउंड का थोड़ा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, आजकल यूट्यूब से सब कुछ अवेलेबल है सर यूट्यूब पे, और मोहित त्यागी के चैनल सर के चैनल पे तो सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का। अगर ओलंपियाड करना चाहते तो भी
लेक्चर देख सकते कोई दिक्कत नहीं। अपने व्यूअर्स को एक बार थोड़ा ये और बता दो कि आपको अभी जैसे राउंड 5 का रिजल्ट आ गया अपना ना, तो अभी तक आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सी ब्रांच मिली है? सर अभी राउंड 4 तक का रिजल्ट आ गया। हाँ, तो अभी तक मुझे आईआईटी इंदौर की सिविल इंजीनियरिंग मिली है। और कहीं ना कहीं यहाँ मैं बीच में से इस बच्चे से माइक लेके एक बार बीच में बोलना चाहता हूँ बेटा कि जो बच्चा 80,000 रैंक पे था, 80,000 रैंक वाला बच्चा आईआईटी के सपने देखना उस टाइम स्टार्ट किए और सीक्यू बिजनेस की लाइफ चेंज कर दी बेटा। 80,000 वाला बच्चा आज आईआईटी इंदौर के अंदर सिविल ब्रांच में जाने वाला है और एक राउंड का रिजल्ट होगा और बाकी भी है। तो आप ना एक बेच से की ताकत देख सकते हो कि एक बेच ने इसकी लाइफ कैसे चेंज कर दी। 80,000 में जो इसको कॉलेज मिलता है ना बेटा, और वो अपनी लाइफ में 10 साल जो मेहनत करता, उसके बाद जिस फेज पे पहुंचता है, ये बच्चे ने 2 महीने की मेहनत से उतने 10 साल के गैप में जो मेहनत करनी थी ना, वो बीट कर दिया इस बच्चे ने। तो यार ये मेरे को पॉइंट बड़ा बहुत अच्छा लगा आपका यार, इसमें तो मैं बता रहा हूँ दिल खुश कर दिया तूने यार। अब मेरे को 2-3 पॉइंट है कि अपने जूनियर्स के लिए क्या क्या आप टिप्स देना चाहोगे कि उनको क्या क्या मिस्टेक्स, जो आपको ही पता है कि किस टाइप की मिस्टेक्स होती है, 12th के साथ आपने किया है, तो जो 12th के साथ करते हैं कितना वो बोर्ड पे ध्यान दे, कितना वो अपनी जेई पे ध्यान दे, या फिर बोर्ड के जब लास्ट के दिनों में ओनली जो आपकी हिंदी इंग्लिश इन सब्जेक्ट पे ध्यान दे, बाकी पीसीएम को तो वो टाइम टू टाइम जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा, या फिर और भी आपके कुछ माइंड में टिप्स आ रही है अपने जूनियर्स के लिए, वो भी बता सकते हो बेटा? यस सर। सर रिवीजन टाइम पे टाइम टू टाइम करते रहे, टेस्ट अच्छे से देते रहे, एनालाइज करते रहे। और बोर्ड्स का तो सर इतना कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं सर। अगर लास्ट 15 दिन के बाद भी बस एक रिवीजन टाइप ही करनी होती है पीसीएम के लिए, तो कुछ और ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। और इंग्लिश ये सब्जेक्ट तो सर लास्ट के यस सर। कितना दिन मतलब लास्ट? सर लास्ट के 15 दिन से भी अगर शुरू करें तो मोर देन इनफ है सर। यस सर।